लोगों को बुखार होता है, लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं। बॉडी पेन है, पेन किलर खा लिया। सेल्फ मेडिकेशन इज हार्मफुल इसे नाउ कितनी पीनी ठीक रहती है? कि जो CDC कहती है, WHO कहता है, देयर इज नो सेफ लिमिट टू ड्रिंक, बट I'll tell you, 60 to 80 grams per week, that is considered to be relatively safe for you. डॉक्टर बनने का वो क्या प्रोसेस है? जब तक आपका नाम होता है, यू आर ऑलमोस्ट टचिंग फॉर। पीपल कमिंग आउट ऑफ द जिम एंड डाइंग ऑन द स्टेयर्स, एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है। इनफैक्ट आजकल के चेंजिंग वर्ल्ड में और यू कैन से फास्ट वर्ल्ड में Yeah. स्ट्रेस बचपन से शुरू हो जाता है। वेट की भी काफी प्रॉब्लम आती है जिनको थायराइड होता है। ब्लेस्ड आर दोज हु हैव गुड जेनेटिक्स। लोग अफीम दे देते हैं। कोई 80 साल की माता है, उसको तुमने दे दिया, और जिसने कभी आज तक कोई नशा ही नहीं किया, तो वो तो हम और ही तरफ चल पड़ेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एट CCC। आज मैं आपका अपॉइंटमेंट एक वर्ल्ड क्लास डॉक्टर से करवाऊंगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर्स एट फोर्टिस with over 28 years of experience in various fields like hypertension, cardiology, osteoporosis, diabetes, tropical medicine, and infectious diseases. He has been a pioneer at setting up the Department of Internal Medicine at Fortis Mohali. He has also featured in Coffee Table book Chandigarh and its leading personalities in 2011. Our guest for today is a highly decorated doctor who was awarded Fellowship of American College of Physicians in March 2022 and was also a Pinnacle editorial board member of several healthcare departments. But before we start this podcast, एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि आप जानते ही हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद ऑल योर लव्ड वंस। प्लीज वेलकम डॉक्टर विकास भूटानी। Hello sir, welcome to our show. Thank you Anuruddh for inviting me on this show. It's a pleasure sir. सर इंडिया में एक बहुत वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इंडिया में। द कॉन्सेप्ट इज सेल्फ मेडिकेशन। लोगों को बुखार होता है, लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं। बॉडी पेन है, पेन किलर खा लिया। इवन BP के लिए भी खुद मेडिसिन ले लेते हैं लोग। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास तब जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास तब जाते हैं जब केस खराब हो जाए। यूजुअली दैट हैपेंस, राइट? Very So, true. what my question to you is कि ये प्रैक्टिस जो इंडियंस कॉमनली कर रहे हैं, हाउ आर वी हार्मिंग आवर बॉडी थ्रू इट? सी, सबसे पहले तो यह है कि जो सेल्फ मेडिकेशन है ना, कुछ हद तक तो ठीक भी है। कि लाइक फीवर है, छोटा सा फीवर हुआ है थोड़ा सा, तो अगर पैरासीटामोल स्ट्रेट अवे तो डॉक्टर के पास देखो कोई भी नहीं जाता। इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप बात करें तो काफ़ी मेडिसिन ओवर द काउंटर मिलती हैं, जिसमें पैरासीटामोल और लूज मोशंस की मेडिसिन, राइट सर। एंटी एलर्जिक्स एंड पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट, सो ऑन। सो ये मेडिसिन आपको ओवर द काउंटर मिलती हैं। जस्ट कि अगर इनिशियल स्टेज में ही आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑब्वियसली लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। राइट। टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू आर राइट, सेल्फ मेडिकेशन इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर डिजीजेज विच वी डोंट एडवोकेट। ओके। फॉर डिजीजेज लाइक कि पेशेंट को लगता है कि मेरे को शुगर है, मेरे फ्रेंड सर्कल है या मेरी रिश्तेदारी में कोई ये मेडिसिन ले रहा है, तो मैं भी ये ट्राई कर लेता हूँ। तो अगर आपको कंफर्म कोई डिजीज है, डिसऑर्डर है, जो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट विजिट द डॉक्टर एंड टेक प्रॉपर मेडिकेशन। Okay. सेल्फ मेडिकेशन इज हार्मफुल when you are not visiting doctor after, and when you are not getting all right after 3 to 4 days of some symptoms which you are सो ignoring. बेसिकली अगर माइल्ड है तो आप ले सकते हो, हाँ, बट अगर नहीं ठीक हो रहा तो उसको प्रोलॉन्ग मत करो। हाँ, डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, प्रॉन्ग मत करो। और सेकंड, क्रॉनिक डिसऑर्डर, अगर आपको कोई, जैसे मैं बोल रहा, BP, शुगर, हार्ट, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या कोई और ऐसे कोई मेलिग्नेंसी की प्रॉब्लम है, कैंसर, कोई आपको लग रहा है कि डिफरेंट इशू है आपको, तो आप डॉक्टर से मिलके एडवाइस लेके फिर आप मेडिकेशन करो। बीपी के केस में मतलब सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट अ गुड BP के केस में, शुगर के केस में, किसी में सेल्फ मेडिकेशन हम एडवोकेट नहीं करते। सेल्फ मेडिकेशन सिर्फ जो बेसिक सिम्टम्स हैं, बेसिक सिम्टम्स में बात करूंगा, फीवर, हल्का सा सिर दर्द, हल्का सा पेट खराब, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए आप ले सकते हो 1-2 दिन के लिए। वो भी अगर 24-48 आवर्स में नहीं रिस्पॉन्स आता तो जरूर जाओ। बट हाउ डू वी एजुकेट पीपल कि अगर ये चीज़ें हैं तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? पैरासीटामोल भी अलग अलग कंपनीज की आती हैं, तो लोग केमिस्ट के पास जाके कुछ भी उठा लेते हैं। देखो, वो हमारे जो
कंट्री है ना इंडिया में, हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज जो मेडिकेशंस हैं अनलाइक वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे कंट्रोल नहीं है इन द सेंस कि यू कैन गेट ऑल मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। लोगों वैसे भी टॉफी की तरह खा रहे हैं। यस, विच लोग टॉफ़ी की तरह खा रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली हार्मफुल। आपको एक्सेसिव पेन किलर ही सपोज कोई खाता है, जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, अब वो पेन किलर्स डिफरेंट टाइप्स के पेन किलर आते हैं, और जो लॉन्ग टर्म यूजेज ऑफ पेन किलर के साथ शायद आपको मालूम हो कि उससे किडनी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लिवर साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप पेन किलर कोई भी पेन किलर खा रहे हो और बिना किसी डॉक्टरी सलाह के आपके और डॉक्टर एडवाइस के आप खाए जा रहे हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका किडनी बैठना ही है ना, किडनी खराब होना है। Yeah. तो उन लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट जाके सेफ पेन किलर्स भी आते हैं, देयर आर सेफ मेडिसिन आल्सो, लाइक प्लेन पैरासीटामोल इज सेफ। तो आप प्लेन पैरासीटामोल जाके अब और कोई भी मेडिसिन, अगर पैरासीटामोल की एलर्जी है, पैरासीटामोल नहीं सूट करती, कोई और साइड इफेक्ट हो रहा है उससे, तो देयर आर कपल ऑफ अदर मेडिसिन आल्सो अवेलेबल, बट विच यू मस्ट टेक आफ्टर टेकिंग योर डॉक्टर्स एडवाइस। राइट। अभी आपने बात करी लिवर डैमेज की, सो जो हम सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं उससे हम अपना लिवर, किडनी ये सब डैमेज कर रहे हैं। यस, सारे ऑर्गन्स, इनफैक्ट लिवर, किडनी के। अगर सेल्फ मेडिकेशन आप डिफरेंट डिसऑर्डर्स जैसे हम बात कर रहे हैं तो हार्मफुल इफेक्ट्स तो होंगे ना, बिकॉज डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा तो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 5 दिन दी, 7 दिन दी, या कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर महीना दी, 2 महीने दी, या डायबिटीज हाइपरटेंशन, उसमें चलो डिफरेंट है, वो भी आपको फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ती है अपने लिवर, किडनी बायोकेमिकल प्रोफाइल की, कि किसी भी दवाई से आपको साइड इफेक्ट है तो उसको तुरंत चेंज किया जाए। राइट। इवन कफ भी हो जाता है तो लोग एंटीबायोटिक को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो हार्मफुल। आप देखो, नॉर्मल ऑफ कफ की बात करो, आजकल का जैसे आप ये भी अभी सीजन जो गया है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर दिसंबर जनवरी में हमारे पास लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेसेस आई है, लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेसेस। अब रेस्पिरेटरी इलनेस क्या थी जिनके हमने टेस्ट किए, वो सारा वायरल था, इन्फ्लुएंजा ए था, इन्फ्लुएंजा बी था। अब उसमें कोई एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड नहीं है, तो एंटीबायोटिक बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो कि थोड़ा सा गला खराब है एंटीबायोटिक लेते हैं, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसमें उससे 3 दिन का कोर्स कर लेते हैं, 3 दिन का कोर्स कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो क्या, वो अपने आप ही ठीक हो जाना 3 से 5 दिन में। आपको सिंपल वार्म सेलाइन गार्गल्स या बीटाडिन गार्गल्स या एंटी एलर्जिक्स ये चीज़ें लेनी चाहिए, और क्रोसिन अगर आपको बुखार है या बॉडी एक्स है उसके लेनी चाहिए, 5 दिन के अंदर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अब उसके लिए अगर आप बोलो जी हाँ जी हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं क्योंकि हमारे किसी फ़ोन पे किसी से मैंने बात कर लिया, डॉक्टर जो भी आज की डेट में बहुत कॉमन है कि बात कर लिया, व्हाट्सएप मैंने बात कर ली, उसने मेरे को एंटीबायोटिक बता दी, मैंने ले ली, विच इज़ रॉन्ग। क्या होगा उससे कि आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस आएगी, कल को आपको वाकई में वो एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड है तो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस ऑलरेडी होगी। अच्छा, रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर देता है वो। बिल्कुल। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की हम बात करें तो इंडिया में सबसे कॉमन है, इंडिया में हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। हमें तो कई बार ये दिक्कत आती है हॉस्पिटल्स के अंदर कि एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती हैं, बिकॉज जो पेशेंट्स आते हैं वो सारी एंटीबायोटिक को बाहर एक्सपोज्ड है, बिकॉज या तो उसके लोकल डॉक्टर ने दे दी, या आरएमपी ने दे दी, या लोकल प्रैक्टिशनर ने दे दी, या दोस्तों की भी सलाह ले लेते हैं, दोस्तों की सलाह ले मैंने मेरा गला खराब हुआ था, मैंने ये एंटीबायोटिक मैंने ये ले ली, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मल्टी रेजिस्टेंट बग्स। और इंडिया तो बहुत हाई लिस्ट में है जहाँ मल्टी रेजिस्टेंट बग्स मिलते हैं, तो हमें तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है समटाइम। एंड देयर आर, एंड माइंड यू, एंड आई विल टेल यू वन थिंग, in near future we don't have much antibiotics in the pipeline. So अगर कोई डिसऑर्डर ऐसे हैं या कोई बीमारी ऐसी होती है जिसमें मल्टी रेजिस्टेंट बग, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन है, जो आज की करंटली अवेलेबल एंटीबायोटिक्स नहीं इफेक्टिव हैं, तो वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आने वाले टाइम में होगा क्या। तो दैट इज़ द रीज़न कि इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनली भी एंटीबायोटिक माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी नेशनल एंटीबायोटिक पॉलिसी है, बट प्रॉब्लम है कि लोग फॉलो नहीं करते उस चीज़ को, राइट, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जो कि गलत है। फॉरेन कंट्रीज में इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया नोवेयर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, इट इज ओनली हियर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। किसी भी केमिस्ट पे जाओ, कुछ भी उठा लो, which is the root cause of increasing antimicrobial resistance in our country. What causes liver damage? See, liver damage के बहुत सारे reasons हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। Apart from drugs, there are other reasons also. So अगर आप liver, I'll think rather than labeling it liver damage, I'll talk about fatty liver, because fatty liver एक disorder है जो आज की डेट में बहुत common है। See, earlier on, you can say a decade back, the alcohol was the commonest reason for fatty liver. जब हम when we were students, तो हमें यही देखा था हमने कि alcohol was the commonest reason for the fatty liver disease.
Nowadays, in fact, non-alcoholic fatty liver disease is almost equally common, or even it is, and in some areas it is even more than alcoholic fatty liver disease. एंड जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के कारण क्या है, कारण वही आए थे फिजिकल इनएक्टिविटी, हमारा जो डाइटरी हैबिट्स जो चेंज हो गए हैं, स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन से ही लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, फास्ट फूड ट्रांस फैट्स की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी इतना है नहीं, आउटडोर आउटसाइड ईटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो ऑल दो रीजंस कंबाइन की हमारा फैटी लिवर इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज स्केरी फॉर द पॉपुलेशन टू कम एंड फॉर द ईयर्स टू कम. किस किस टाइप का डैमेज हो सकता है लिवर में? देखो, अगर फैटी लिवर डिजीज़ की बात करें तो उसमें भी डिपेंड करता है, उसमें स्टेजिंग है. यू स्टेजिंग है, स्टेज 1 2 3 4 देयर आर स्टेजेस. सो किस स्टेज पे आपको टेस्ट करा के मालूम पड़ता है कि फाइब्रोस्कैन करा के कि आपका लिवर किस स्टेज पे है. टिल व्हाट स्टेज हम लिवर डैमेज रिवर्स कर सकते हैं? देखो, ऐसा है, लिवर डैमेज का सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला कि हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा, जिसका नाम है फाइब्रोस्कैन. अब उसमें हमें पता लगता है कि कितना स्टेटोसिस है, कितना फाइब्रोसिस है. अब जब तक स्टेटोसिस है तब तुम उसको रिवर्स कर सकते हैं कि फैट है वो निकल जाएगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ या कुछ मेडिसिन के साथ. लेकिन एक बार जब फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गया, फाइब्रोसिस मींस इरिवर्सिबल डैमेज टू द लिवर पैरेन्काइमा, उसके बाद वो रिवर्सिबल स्टेज से निकल जाता है. तो वो आपको बिना इन्वेस्टिगेशन के नहीं मालूम पड़ सकता. और अगर बाहर निकल गया उससे तो उसके बाद क्या प्रोसेस? उसके बाद है फिर वो उसका प्रोग्रेशन आप स्लो डाउन कर सकते हो. कि अगर लाइफस्टाइल उस ऐसा नहीं है कि अगर उससे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गया तो आप उसको उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कोई रोल नहीं. उस स्टेज पे भी रोल है, उस स्टेज पे भी रोल है. आपका स्लो डाउन कर सकते हैं, उसका प्रोग्रेशन कम हो जाता है, वो वहीं रुक जाता है. और कुछ केसेस में हमने देखा है कि वो भी रिवर्स कर जाता है कुछ हद तक. अगर स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करी, वेट लॉस किया, फिजिकल एक्टिविटी करी, डाइटरी कंट्रोल प्रॉपर किया, मेडिकेशन लिया फैटी लिवर के लिए, तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं. ऐसे फूड्स भी हैं जो लिवर के लिए बेटर रहते हैं फैटी लिवर को कम करने के लिए? देखो, फूड्स ऐसा नहीं है. फूड्स जैसे मैं द बेसिक फंडा इज दैट यू हैव टू अवॉइड फैट्स. ओके. जितना फैट्स है, ट्रांस फैट्स है, फैटी कंटेंट जिसमें है, वो आपको अवॉइड करना है फूड. बाकी आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स यू शुड टेक. तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोगे, वीट रिस्ट्रिक्ट करो आप, मैदा जो फ्लोर है, ऑल पर्पस फ्लोर है जिसको मैदा, वो रिस्ट्रिक्ट करो, तो ऑटोमेटिकली आपके ये चीज़ों से आपका फैट कंटेंट जो है लिवर के अंदर कम होता है. बाजरे की रोटी अच्छी होती है. हाँ, बाजरे की रोटी, सी ऑल्टरनेटिव मैं बोल रहा हूँ कि वीट एंड ऑल पर्पस फ्लोर जो मैदा है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है. बाकी आप जो आप यूज़ कर सकते हो बाजरे की, चने की और ये मिसी रोटी, दे आर गुड बट विदाउट ऑयल. ओके. अभी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर की बात करी हमने सर, एंड एल्कोहलिक फैटी लिवर ये हो गया. क्या स्मोकिंग भी एक रीजन है लिवर डैमेज करने के लिए? लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है. देखो, स्मोकिंग डायरेक्टली लिवर डैमेज नहीं करेगा. राइट. जो डायरेक्ट लिवर डैमेज करेगा वो अल्कोहल है जो लिवर डैमेज करेगा. तो अल्कोहल, ऑफ कोर्स अल्कोहल का भी हम बोलते हैं कि देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है बिंज ड्रिंकिंग, एक होता है कि इंटरमिटेंट ड्रिंकिंग. ओके. नाउ कितनी पीनी ठीक रहती है? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, चलो इट्स डिफिकल्ट टू आंसर बट आई टेल यू कि जो CDC कहती है, WHO कहता है, देयर इज नो सेफ लिमिट टू ड्रिंक. वन, दैट वन शुड डिस्क्लेमर ये है कि देयर इज नो सेफ लिमिट टू ड्रिंक. राइट. सेकेंडली, अगर आप फिर भी सोशल ड्रिंकर हैं और इफ यू आर टेकिंग लेस देन 60 to 80 grams per week, that is considered to be relatively safe for you, at least safe for the liver. Okay. But आजकल आपने और भी देखा होगा कि ड्रिंक्स के like alcohol also causes cancer. Like लिखा होता है smoking, all cigarettes packs पे smoking is injurious to health. Similarly, आजकल alcohol की bottles पे भी लिखना शुरू हो गए हैं कि alcohol, the drinking alcohol can predisposes to you to risk of cancer. So शराब से भी it is being linked. But जैसे मैं बोल रहा हूँ कि these are the things which are coming up. And moderate alcohol consumption, there are, आप देखोगे, if you go to the literature, if you start searching on the net, you will find so many articles that moderate alcohol consumption is good for health. Now, why do they say moderate alcohol consumption is good for health? Because कुछ studies हैं, कुछ trials हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जिन्होंने, and there are documented evidences also that if you drink moderately. Now, what is moderate? Moderate उसी में होगा जो हम बोलते हैं कि 60 to 80 grams per week, right? 60 to 80 grams of alcohol. Now, grams of alcohol. Now, alcohol means if you're taking hard liquor, you have to calculate accordingly. It's 47% or 50%.
if you're taking wines, or if you're taking beer. How do because you calculate that? see, it would depend if you are having, like I'll say 60 grams, suppose, and you're taking hard liquor. By grams, you mean ml or? Yeah, no, I'm taking grams, 40. Okay. Like if you take hard liquor, and hard liquor 47, or you take 50%. It 50%, and 50% means 60 grams means 120 ml per week. Okay. Okay. And similarly, if you take, you can say a pint of beer, which is just 5% of, Yes. so 60 grams can come to the beer. That amount can go up. 12. Yeah, it would Okay. it would be like that. But similarly, but again, as I've said, there are no clear cut guidelines from CDC. CDC is Central of United States Disease Control, and then WHO. They say that there is no safe limit. Right. And I'm again repeating, there is no safe limit. But this is what is written. What you can find on the in the literature also. That yes, this is the moderate alcohol consumption. If you are consuming less than that, the chances of you developing liver disease or other is lesser. Okay. And some say yes, even drinking red wine is good for. Why? Because it improves HDL, which is the good cholesterol, and it contains a lot of antioxidants, which are Right. good for your health, good for your organ functions. And so people, there are areas in the world where the red wine consumption is very high, and they have been very, very long. They have lived very long lives. Usually people take it after dinner. या पहले भी ले सकते So What is see, better? India, the wine. I think all of us agree that the wine culture is not very common out in India. In India, it's more common in the Western. Yeah, I'm talking alcohol overall. Overall alcohol. See, if you take empty stomach, the absorption is more, right? Yeah, If you are taking post meals, if you are taking after eating something, then the absorption that means it is causing less harm, because it's getting absorbed less from. So you can have your dinner, then have a drink or something. It would whatsoever. असर कम हो जाएगा. असर, in other words, असर थोड़ा कम रहता है उसका. When you are taking on a full stomach. So smoking का liver के साथ कोई ज़्यादा स्मोकिंग direct के साथ relation नहीं है. डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशंस लोगों ने बताए हैं, पर डायरेक्ट रिलेशन अल्कोहल का है, प्लस ऑफ कोर्स द अदर. Right. क्या कोई इंसान अर्ली सिम्टम्स के थ्रू बता सकता है कि हाँ यार आई एम फेसिंग लिवर प्रॉब्लम? नहीं, अगर आप बात करो अर्ली सिम्टम्स, आपको कुछ नहीं, आपको रूटीन चेकअप में आपको इवन आपके लिवर फंक्शंस भी नॉर्मल रह सकते हैं. आपको फाइब्रो स्कैन करके ही, अल्ट्रासोनोग्राम करके ही मालूम पड़ेगा कि इफ यू हैव अर्ली साइंस ऑफ लिवर डिजीज और नो. Okay. Liver disease, fatty liver basically, and obesity. Are these factors in diabetes as well? Yes, because obesity increases, you can say, insulin resistance. Now insulin resistance से क्या डिसग्लाइसीमिया होगा, शुगर वैल्यूज हाई होंगे. तब शुगर वैल्यूज हाई होंगे तो उसके एंड प्रोडक्ट ट्राइग्लिसराइड, उससे फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा. फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा. जब शुगर के साथ फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो दोनों बढ़ते हैं, एलडीएल भी बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं. तो जो एक्सेस ऑफ ट्राइग्लिसराइड वो लिवर के अंदर जाकर डिपॉजिट होंगे, तो फिर फैटी लिवर स्टार्ट होगा. तो दिस इज अ ट्रायड. तो ओबेसिटी, डायबिटीज, फैटी लिवर. तो दैट इज दी वन. इनफैक्ट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बिकॉज हमारी कंट्री में, इंडिया में, जो डायबिटीज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज कि प्री डायबिटीज की पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी कंट्री में. अगर डायबिटीज हमारे, डायबिटीज है, हाँ, लास्ट अगर आप सेंसस की बात करो, जो 100 मिलियन we have people living with diabetes, and 120 million who are living with pre-diabetes. Pre-diabetes much more. That means they are more prone to being diabetic. Yes, they are who are at risk to become diabetic in coming years. So And this is all related to lifestyle. all related to changing lifestyle. Oh. Diabetes कितने टाइप के हैं? डायबिटीज दो तरह की होती है, एक टाइप 1 एंड टाइप 2. So type 1 is essentially which starts early during childhood, and that most of one is insulin dependent. वो बचपन में मालूम पड़ जाती है, and कभी कभी लेट ऑनसेट भी होती है. टाइप 2 is जो लेट ऑनसेट which starts, you can say, later. अर्लियर ऑन थी, पहले हम बोलते थे कि 35-40 ईयर्स के बाद होती है. आजकल तो 25 साल के बाद भी शुरू होती है, आफ्टर 25 ईयर्स. द टाइप 2 डायबिटीज. और टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादातर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, ओबेसिटी एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. और लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो इनिशियल कुछ ईयर्स तक तो दवाइयों से चलती है विद मेडिसिन. लेटर ऑन उसमें भी कुछ लोगों में, काफ़ी लोगों में, काफ़ी परसेंटेज में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आ जाती है. इंसुलिन में भी अभी आई गेस कुछ रिसर्चेस हो रही हैं कि वंस अ वीक. हाँ, इंसुलिन में भी रिसर्च हो रही है. coming to India?
इंसुलिन में ऐसा है कि वंस अ वीक भी आ रही है, इनहेल्ड इंसुलिन भी आ रही हैं, Inhaled? बिकॉज अभी तक इंसुलिन है दैट इज ओनली इंजेक्टेबल, इट्स अवेलेबल इन इंजेक्टेबल फॉर्म। पर आजकल जो इंजेक्टेबल इनफैक्ट डिवाइसेस है ना इंसुलिन की, जो पेन्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट पेनलेस डिवाइसेस। द नीडल्स उसमें जो इन्होंने लगाई हैं कंपनीज ने, आई थिंक ऑलमोस्ट यू कैन से पेनलेस इंसुलिन। सो इट्स एडवाइजेबल कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की, वो इस चक्कर इसलिए डिले ना करे कि वो इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन लगाना मुश्किल है। तो गॉन आर द डेज फॉर द ट्रेडिशनल syringes and the syringes and needles and for the insulin. Ozempic एक नया मेडिसिन लोग बहुत वाइडली अब यूज करने के लिए सोच भी रहे हैं कि वो वेट लॉस में हेल्प करती है। इज दैट ट्रू? देखो कुछ डायबिटीज, वो भी एक डायबिटीज मेडिसिन है, कुछ हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है, रिबल्सस नाम से सेमीग्लूटाइड। नाउ द प्रॉब्लम इज कि उसमें वो मेडिसिन है तो डायबिटीज के लिए, लेकिन वेट लॉस भी देती है, उसका एडिशनल साइड इफेक्ट है एडिशनल वेट लॉस। तो अगर वेट लॉस, क्योंकि एपेटाइट सप्रेसेंट, एपेटाइट कम करता है आपका, तो आपका इवेंचुअली कैलोरी लॉस होता है, तो आपका वेट लॉस भी उससे हो जाता है। हाँ, इंटरनेशनली काफ़ी पॉपुलर है इस नाम से, और इंडिया में भी अवेलेबल है। तो फॉर अगर उसकी 3 डोजेज हैं, 7, 3, 7 and 14, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डॉक्टर, ऑफ कोर्स यू शुड नॉट बी स्टार्टिंग विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर, बट येस फॉर ओबीस डायबिटिक्स वी आर गिविंग साइड इफेक्ट्स भी हैं सर इसके? यस फॉर श्योर, नो मेडिकेशन इज विदाउट साइड, बिकॉज कोई भी मेडिकेशन आप लोगे सीधा वो उसी चीज़ पे तो एक्ट नहीं करेगी, इट वुड एक्ट ऑन अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इवन सेमीग्लूटाइड की हम बात करें, जो इंजेक्टेबल भी अवेलेबल है, ओरल भी अवेलेबल है, ओरल भी इंडिया में। अब ओरल से जीआई साइड इफेक्ट, जीआई मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, तो दोज साइड इफेक्ट्स आर वेरी कॉमन। एंड फिर एपेटाइट सप्रेसेंट है, तो भूख कम लगती है, पेटनेस की फुलनेस रहती है। And of course some rare side effects linkage with malignancies that people have also reported, but those are of course very very rare side effects. इंसुलिन इम्बैलेंस है बेसिकली डायबिटीज में? yes, इंसुलिन इम्बैलेंस नहीं, देखो एक है इंसुलिन डेफिशिएंट स्टेट कि इंसुलिन है ही नहीं है, जिसमें टाइप 1 बोलते हैं, जिसमें शुरू से इंसुलिन की ही रिक्वायरमेंट है। नेचुरल फूड के थ्रू हम इसको केटर नहीं कर नहीं नहीं नहीं, ये पैनक्रियाज अंदर इस बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियाज में, जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होती है। तो जो वो मेडिसिन खानी ही पड़ेगी? बिल्कुल खानी पड़ेगी। जो टाइप 2 है उसमें उसमें यू कैन से इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन है या तो कम बन रही है या डेफिशिएंट स्टेट है, या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बन रही, या कम बन रही है, या बन रही है लेकिन प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। अभी थोड़ा सा यंग जनरेशन की तरफ और जाएंगे। रिसेंटली देयर हैज बीन अ सर्ज इन हार्ट अटैक्स इन यंग पीपल हु आर लाइक 20-25। अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी सेलिब्रिटीज भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखो बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये जितना हम सिनेरियो देख रहे हैं वास्कुलर और थ्रोम्बोटिक डिजीज़ का, ये पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा डिजीज़ पैटर्न चेंज हुआ। आई थिंक ये जो हम यंग एज में ये सब चीज़ देख रहे हैं, और मोर ऑफ थ्रोम्बोटिक इवेंट्स, तो ये सारा पोस्ट थ्रोम्बोटिक बोलते हैं हम इसको। थ्रोम्बोटिक इवेंट, थ्रोम्बस हुआ, क्लॉट बना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया या स्ट्रोक आया, वो यंग जनरेशन में इस वन ऑफ द hypothesis I'll say is increased hypercoagulable state because of reasons like high lipids. वो तो well known reasons हैं, high lipids हैं, genetic है, high lipids हैं, genetics हैं, आपकी स्मोकिंग आपकी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो तो वेल नोन रीजंस है। पर जो मैं नए रीजंस की बात कर रहा हूँ कि पोस्ट कोविड हमने इंसिडेंसेस काफ़ी देखे हैं, और अभी तो एंड इनफैक्ट पोस्ट कोविड वैक्सीन भी काफ़ी देखा गया ये, एंड इवन तो अब तो ये वैक्सीन जो विड्रॉ भी हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज अब तो इट इज़ ऑन पेपर दैट इन देयर हैज़ बिन रिपोर्टेड इंसिडेंस ऑफ इंक्रीज्ड थ्रोम्बोटिक यू कैन से इवेंट्स ऑल अक्रॉस। तो एग्जैक्ट कॉज तो सेलिब्रिटीज़ में या किस में क्या आ रहा है, नोबडी नोज बिकॉज एग्जैक्ट कॉज क्या आ रहा, पर ओवरऑल हम बात कर रहे हैं जो ये चेंजिंग पैटर्न ऑफ डिसऑर्डर्स, लाइक चेंजिंग क्लाइमेट है ना, डिजीज भी चेंज हो रहे हैं, म्यूटेट हो रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है। जो अर्ली, जो इनफैक्ट जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज है, जो 40-45 के बाद शुरू होती थी, वो अभी 20-25 में स्टार्ट होनी शुरू होगी। मैं काफ़ी रील्स देखता हूँ जहाँ पर आई सी पीपल कमिंग आउट ऑफ द जिम एंड डाइंग ऑन द स्टेयर्स, एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है। उसके पीछे वर्कआउट रीजन है या कुछ वो जैसे सप्लीमेंट्स भी लेते हैं कुछ लोग? देखो सप्लीमेंट्स तो हम ऐसे नहीं, मतलब ओवर वर्कआउट भी बोल सकते हैं, ओवर वर्कआउट से कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, राइट,
और अगर आपने बहुत स्टर्नस एक्सरसाइज की, वन वी आर जस्ट डिस्कसिंग थ्योरीज लाइक, या यू कैन से लिटरेचर, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, स्वेट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से कोई ना कोई रिदमिया प्रेसिपिटेट हुआ जिसकी वजह से हो गया. फिर एक डिसऑर्डर था एससीडी विच इज सडन कार्डियक डेथ. सडन कार्डियक डेथ कैन हैपन टू एनीबडी एनी टाइम. सो But the young generation is very much inclined towards whey proteins and supplements to build a better body and in a quicker span. वो आप Is that right? या वो कहते हैं ना कि हमने enough पानी पी लिया and हमने enough amount of workout भी कर लिया, so we are safe. Are these all these things true? workout, see, everything in moderation is good. If you are doing anything in excess, that's not good for you. Right. कुछ भी, and that's a general statement. तो मॉडरेशन में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, सो दैट टू रिमेन फिट. हाँ, ओवर करोगे तो उसके आप हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि देखने को मिलता है. बात आई प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स पे. प्रोटीन सप्लीमेंट्स तो हम बिल्कुल, इफ यू आस्क मी, आई विल से स्ट्रिक्ट नो. व्हाई? बिकॉज प्रोटीन सप्लीमेंट्स मल्टीपल diseases, multiple illness like fatty liver or even kidney disorders. लोग क्रिएटिन भी लेते हैं, एक प्रोटीन है, क्रिएटिन भी लेते हैं उसको. तो वो these are all not at all good for you. अगर आपने जिम जाना है, if you need a high protein diet, it should be the natural proteins. मैं तो खुद सबको ये एडवोकेट, अगर लेना है तो नेचुरल प्रोटीन्स है. टेक एग्स, चिकन, फिश, यू टेक दोज नेचुरल प्रोटीन्स. व्हाई आर यू आफ्टर द आर्टिफिशियल प्रोटीन्स? यूजुअली वेजिटेरियंस कहते हैं ये चीज़ कि यार हम नॉनवेज तो खाते नहीं. So we kind of complete our body's requirement of protein through whey protein and stuff. तो वो vegetarian diet में कैसे complete कर सकते हैं? Vegetarian diet में of course yes, it's difficult, but see, even then you have high protein curds which are available. You have 50% protein in curds with having a 50% protein also. Right. तो Greek yogurts हैं, वो आप ले सकते हैं. फिर आप soya, anything from soya, you can have soya milk or even but having soya regularly is okay? So it's not regularly, but these are various options which a vegetarian should have. एक दिन एक चीज खा लो, एक दिन एक चीज खा लो. हाँ, different चीजें खा लो so that you complete your protein requirement, rather than going for these artificial supplements and causing harm to your body, to liver, to kidney, and even GI upsets also, because you're taking a lot of protein. You will start, some people may not be digesting, so may not be able to digest, their stomach may not be able to digest that amount of protein. So gastric issues, multiple issues are there. I think you should avoid all this. Gastric की आपने बात करी सर. Usually जो लोगों को gastric attack आता है, they kind of feel कि उनको heart attack जैसा feel हो रहा है. Is there any similarity and what differentiates that? Yes, there is a similarity कि अगर gastritis किसी को नॉर्मली रहती है तो उसको पता है कि गेस्ट्राइटिस कैसे सिम्टम्स हैं, कैसा है वो. उसको फुलनेस, गेस्ट्राइटिस के बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं. कुछ लोगों को फुलनेस हो सकती है एब्डोमेन में, कुछ लोगों को ब्लोटिनेस हो सकती है, कुछ लोगों को एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ लोगों को रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होता है. अब जो रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट है ना, वो हार्टबर्न से मिमिक करता है. इट मिमिक्स हार्टबर्न. नाउ अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो अनयूजुअल है और उसके साथ हार्टबर्न के साथ आपको साथ में स्वेटिंग हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो दैट मीन्स यू नीड एन ईसीजी. इट मे बी अ कार्डियक एपिसोड. What differentiates? That's what I'm saying. Because अगर आपको सिर्फ हार्टबर्न बिकॉज ऑफ गेस्ट्राइटिस है, आपको स्वेटिंग नहीं होगा, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होगा, आपका पल्स इरेगुलर नहीं होगा, आपका बीपी इरेगुलर नहीं होगा. तो अगर आपको ये सारे मार्कर्स मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पेन थोड़ा डिफरेंट है अगर नॉर्मली जो आप फील करते हैं, so that means you must visit your nearest gastric doctor. Gastric attacks can also scare the shit out of you. Yes. Right. Heartburns can mimic the coronary events. So you must be very, very cautious if you have experienced heartburn with any other symptom which are suggestive of a cardiac disorder. You should go and see your doctor. Yes. At that very moment. Yes. हार्ट अटैक में एक और सेल्फ मेडिकेशन का फिनोमेना है जो बहुत इंडियंस यूज करते हैं. मे बी इन द रूरल कंट्री या कहीं पे भी लोग कर लेते हैं. लोग अफीम दे देते हैं अगर किसी को लग रहा है कि हाँ हार्ट अटैक है तो हाँ अफीम खिला दो. तो एक सेल्फ फर्स्ट एड काइंड ऑफ थिंग उसे हम कह सकते हैं. इज दैट द करेक्ट वे टू गो अबाउट इट? No, not at all. And this is common in Punjab, very common in Punjab. So we get a lot of patients, and I don't know from where they get all this opium. Yeah. So अफीम. So this is wrong. In fact, this is, अगर हाँ वाकई में किसी को हार्ट अटैक है तो जो सेल्फ मेडिकेशन आप खा रहे हैं, जो होम मैनेजमेंट है, वो है सॉर्बिट्रेट की गोली.
सॉर्बिडेट की गोली जीभ के नीचे रखनी है जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। राइट। तो दैट यू कैन डू, नॉट अफीम अफीम। वो गलत है। वो तो बिल्कुल गलत है। लोग बीपी में भी खा लेते हैं कई बार। लोग सब चीज़ों में खा लेते हैं, हमारे पास हम पेशेंट देखते हैं, लोग हर चीज़ों में खा लेते हैं। ओल्ड एज माता जी को ही हुआ, हमने ये खिला दिया जी, थोड़ा सा खिला दिया, ले आए। तो ये तो अफीम बिल्कुल ही गलत है। बट डज दैट कॉम्प्लिकेट द केस इवन मोर? दैट कैन कॉम्प्लिकेट ना, अगर किसी ने कभी लिया नहीं, उसको ओवरडोज हो गया, उसकी तो बेचारी को, Yeah. आपके कोई 80 साल की माता है, उसको तुमने दे दिया, और जिसने कभी आज तक कोई नशा ही नहीं किया, तो वो तो हम और ही तरह चल पड़ेंगे। तो आई थिंक वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। राइट। जीन्स भी पार्ट प्ले करते हैं, डेफिनेटली डायबिटीज एंड जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अगर आपके जेनेटिक्स ठीक हैं तो इनफैक्ट यू आर हेल्दी। इनफैक्ट ब्लेस्ड आर दोज हु हैव गुड जेनेटिक्स। ओके। सो अगर जेनेटिक्स आपके अच्छे नहीं है, अगर आपका लाइफस्टाइल भी ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है। बेसिकली यू आर मोर प्रोन टू कैचिंग दोज डिजीजेस। यस, पर ओवरऑल अगर आप जीन्स की बात कर रहे हैं, आपके अगर आपके हेल्दी जीन्स हैं, तो आई थिंक यू हैव गॉट एवरीथिंग इन लाइफ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपको डिजीज नहीं है, तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। स्ट्रेस इज ऑल्सो फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज की लाइफस्टाइल डिजीज में है ही स्ट्रेस। जितनी लाइफस्टाइल डिजीज हैं हम बात करते हैं, कोई भी आप उठा लो, शुगर उठा लो, बीपी उठा लो, हार्ट अटैक उठा लो, आप फैटी लिवर ही हमने शुरू में बात करी, वो उठा लो, कुछ भी बात कर लो, सारा कुछ स्ट्रेस रिलेटेड है। स्ट्रेस सब कुछ प्रेसिपिटेट करता है। और स्ट्रेस जो स्ट्रेस फ्री लोग रहते हैं, उनकी इनफैक्ट उनको दवाइयाँ भी अच्छा काम करती हैं। मेडिसिन ऑल्सो वर्क बेटर फॉर देम, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट इतनी रहती है, वो खुश रहते हैं, पॉजिटिव माइंड, उनके पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स उनके रहते हैं, तो उनको ठीक भी जल्दी होते हैं। बिकॉज एवरीथिंग, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लाइफ सारी स्ट्रेस में, चाहे वर्क स्ट्रेस है, चाहे फैमिली स्ट्रेस है, उनको बीमारियां भी ज़्यादा, और उनकी बीमारियां ठीक होने में भी टाइम ज़्यादा लगती हैं, उनकी डोज रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा। स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीजेस आर इंक्रीजिंग वेरी मच। इनफैक्ट आजकल के चेंजिंग वर्ल्ड में, और यू कैन से फास्ट वर्ल्ड में, स्ट्रेस बचपन से ही शुरू हो जाता है, स्कूल। तो स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए जितना हो सकता है, और स्ट्रेस से सारी बीमारियां, कोई भी बीमारी में आप इस स्ट्रेस को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ओके। क्या मोबाइल फोन्स भी एक स्ट्रेस का साधन बन रहे हैं? मोबाइल फोन भी एक स्ट्रेस का साधन बन रहा है, बिकॉज स्ट्रेस है कि मैंने सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे मैंने अपडेट रहना है। सोशल मीडिया में जो यंगस्टर्स हैं, इंस्टाग्राम है, मैंने फेसबुक है कि मैंने अपने प्रोफाइल अपडेट करना है, मैंने उसमें ये करना है, वो करना है, मैंने अपना तो आई थिंक विच इज अगेन अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। राइट। जेनेटिक बात कर रहे थे, थायराइड भी जेनेटिक हो सकता है? थायराइड भी जेनेटिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जेनेटिक थायराइड भी चलता है। राइट। तो थायराइड डिसऑर्डर्स भी बहुत कॉमन है, खासकर हाइपोथायराइडिज्म वेरी वेरी कॉमन, बिकॉज आप देखोगे ऑलमोस्ट आप 30-40% लोगों को, पॉपुलेशन को हाइपोथायराइड है, जो सुबह एक खाली पेट टैबलेट खाएंगे, जो एल्ड्रोक्सिन नाम है जिसका, थायरोक्सिन होती है टैबलेट उसके अंदर। तो बहुत कॉमन है, बिकॉज ये भी एक ये क्या है, एज रिलेटेड थायराइड फेलियर है, जो इवेंचुअली काफ़ी लोगों में। बट व्हाट कॉजेज थायराइड? ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, ज़्यादातर ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होते हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं जो अपनी थायराइड ग्लैंड को धीरे धीरे खत्म करती हैं। राइट। और जो थायराइड ग्लैंड होता है नेक में होता है, जहाँ से नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए T3 और T4 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जो हर पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में, राइट, वो धीरे धीरे वो कम होते रहते हैं, जिसको बोलते हैं सब क्लिनिकल, और यू कैन से सब एक्यूट थायराइड, सब क्लिनिकल थायराइड फेलियर। टाइम के साथ वो हार्मोन कम होते रहते हैं, चाहे ऑटोइम्यूनिटी के कारण हुए, चाहे एज के साथ कारण हुए। तो फिर इवेंचुअली क्या होता है कि वो हार्मोन्स कम होते हैं, TSH बढ़ता है, तो फिर वो रिक्वायरमेंट आती है मेडिसिन की। बट एक मिथ है इसके बारे में कि ये थायराइड, मेरे को थायराइड की जो दवाई है वो आप डेली खाते हो तो यू आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, तो आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यू विल थ्रू आउट योर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन। लोग डरते हैं ना, इसीलिए तो डरते हैं लोग खा लेते हैं, 2 महीने 3 महीने खा के एक वैल्यू नॉर्मल ला के दवाई छोड़ देते हैं। तो वो दवाई छोड़नी नहीं है, वो दवाई आपको लाइफ लॉन्ग खानी है, जो भी आपकी डोज है। और इसमें एक देखा गया है कि जो भी आपकी डोज सेट हो जाती है 50, 75, 100, वो थ्रू आउट द ईयर्स वही डोज रहती है। बहुत कम होता है कि वो डोज। वेट की भी काफी प्रॉब्लम आती है जिनको थायराइड होता है, या तो कम नहीं होता या बढ़ता रहता है। 2 तरह की देखो प्रॉब्लम्स होती हैं थायराइड की। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, जो बहुत कॉमन है, जिसमें अक्सर वेट गेन बोला जाता है, पर आजकल नॉर्मल वेट में भी हाइपोथायराइड मिलता है। चलो,
दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्योंकि हाइपरथायराइड हार्मोन्स की ओवर फंक्शनिंग है, इसलिए वो बॉडी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, तो लोगों का वेट लॉस हो जाता है। तो वो अक्सर देखने को मिलता है कि वेट लॉस जो हाइपरथायराइडिज्म से, पर वो एज कंपेयर टू हाइपो वो इतना कॉमन नहीं है। वेट मैनेजमेंट के लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं सर आप? थायराइड पेशेंट्स में वेट मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन रेगुलर लगनी है, और आपका टीएसएच नॉर्मल है तो आपको लाइफस्टाइल क्योंकि मॉडिफिकेशन। हेयर फॉल भी होता है एंड हेयर लॉस इज अ फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ड्राई स्किन, या हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, स्लो रिफ्लेक्सेस, तो ये सारे फीचर्स हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के हैं। अगर आप थायराइड की मेडिसिन रेगुलर लोगे तो ये आपकी जो सिम्टम्स हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करते हैं। पर ऑफ कोर्स अगर काफ़ी बार पेशेंट आता है कि मेरा टीएसएच तो नॉर्मल हो गया, मेरा वेट तो कम हुआ नहीं, अब उसमें आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साथ में करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मींस जो हम बात करते हैं कि वो उसी पे आएंगे कि वर्कआउट, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, लो फैट्स, लेस ऑफ आउटडोर ईटिंग, लेस ऑफ ट्रांस फैट्स, लेस ऑफ फास्ट फूड, तो वो सारी चीज़ें। बेसिकली रेनबो कंसेप्ट ऑफ Yes. फूड। जितनी आपकी थाली कलरफुल रहेगी उतना आप ज्यादा अच्छा खाना खा रहे हो। यस, उतना आप हेल्दी खाओगे। तो हर अपने मील में अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है टू बी पार्ट ऑफ योर मील। राइट। सो बेसिकली एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर गट हेल्थ। इफ योर गट हेल्थ इज गुड, आप इन डिजीजेस से भी फाइट भी कर सकते हो और बच भी सकते हो। बच भी सकते हो। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रेनबो कंसेप्ट ही है। गट हेल्थ को इम्प्रूव करें रेनबो कॉन्सेप्ट की आपको एक तो फूड फैट्स नहीं होने चाहिए। एक हमारी कंट्री में फूड फैट्स भी बहुत हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और तो फूड फैट्स अवॉइड करने चाहिए सो दैट आपको, क्योंकि हर फूड आइटम से आपको कुछ ना कुछ मिलता है, हर फूड आइटम से। ऑफ कोर्स जो अच्छी वाली फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ऑफ कोर्स एग्स, मिल्क, फिश, चिकन, तो जो सब चीज़ों में जो खा लेते हैं नॉन वेज, तो जो हर चीज़ से आपको कुछ ना कुछ जो डाइट में मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बैलेंस डाइट, इन अदर वर्ड्स बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। काफ़ी में यंगस्टर्स की देखो बात करेंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं लेते, नहीं लेते मैं भी सैलड्स नहीं लेते। वो चीज़ आई थिंक खराब है, वो ज़रूर लेनी। बट यहाँ पर मदर्स पंजाब में क्या करती हैं, फ्रूट्स देने तो ज़रूरी हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऑरेंज जूस निकाल देंगे। वो 4 संतरे निकाले, 4 किलो निकाले, जूस निकाल के दे दिया। तो इज दैट अ गुड प्रैक्टिस? देखो, जूस इज़ नॉट बैड। अगर आप ऑरेंज जूस लेते हो कि 2 to 3 ऑरेंजेस और कीनूज का अगर अर्ली मॉर्निंग फ्रेश जूस लेते हो तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम जूसेस की उनको है जो डायबिटिक हैं, बिकॉज डायबिटिक्स में फ्रूट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ओके, खासकर उसमें हम बोलते हैं कि 1 फ्रूट, कोई भी, अगर इवन अपने ऑरेंज भी लेना है, एप्पल लेना है, यू कैन हैव 1 फ्रूट अ डे। अगर आप उसको उनको भी आप जूस निकाल के दोगे तो उनका शुगर कंटेंट। बट काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि फ्रूट्स को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। पीने से क्या आप अपना शुगर इनटेक एकदम से शूट अप कर रहे हो? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि ऑरेंज जूस ब्रेकफास्ट में, ऑरेंज जूस इज़ गुड, हाँ जी, लेकिन वही हम बात करते हैं, बात उसी पे आते हैं कि मॉडरेशन ऑफ एवरीथिंग। हाँ जी सर। सो आपको मिक्स करना चाहिए, कभी ऑरेंज जूस ले लिया, कभी कैरेट जूस ले लिया, कभी वेजिटेबल जूस ले लिया, कभी बीटरूट जूस ले लिया। तो डिफरेंट, इफ यू आर टेकिंग डिफरेंट जूसेस ऑन डिफरेंट डेज, तो देन इट इज़ गुड। हाँ, अगर एक ही आप चीज़ डेली लेते रहोगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इट वोंट गिव यू दैट बेटर रिजल्ट्स। राइट। काफ़ी लोगों को सर आई डोंट थिंक सो पता होगा कि इंटरनल मेडिसिन होती क्या है। सो मैं जानना चाहता हूँ कि इंटरनल मेडिसिन का रोल क्या है? इंटरनल मेडिसिन देखो, एक अपने आप में एक स्पेशलिटी है जो जिसमें सारी आप बात करो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, वो इंटरनल मेडिसिन के अंदर आते हैं। अब लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि इंटरनल मेडिसिन जो स्पेशलिस्ट है वो एक जनरल प्रैक्टिशनर भी है, तो जो कि गलत है, क्योंकि जनरल प्रैक्टिशनर बेसिकली हमारी दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट वाज। यस, वो क्योंकि काफ़ी लोग हमें भी पूछते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर वो लोग हैं जो कि बेसिकली आप इंडिया में अगर हम देखें तो जो MBBS, जो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस, जो बेसिक डिग्री है बैचलर्स की, MBBS जो सब डॉक्टर्स होते हैं वो जनरल प्रैक्टिशनर्स का काम करते हैं। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ जो GPs हैं वो उनका एक स्पेशल कोर्स है, स्पेशल डिग्री है। वहाँ का जो लोकल GP है, बिकॉज सबसे पहले आपको GP के पास जाना पड़ता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। अब GP वाला जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है, वो मेडिसिन के अलावा वो आपको माइनर सर्जरीज भी कर देगा, स्टिचिंग भी कर देगा, स्टिच लगा देगा,
वो हल्का ऑर्थोपेडिक्स का काम भी देख लेगा, Alright. थोड़ा गायनी का काम भी देख लेगा। तो वो बेसिकली जो इनिशियल Jack of मैनेजमेंट all. है, Jack जैक of ऑफ ऑल, जो इनिशियल मैनेजमेंट है, जो उसको फैमिलीज में रहती है इनिशियल मेडिसिन, वो सब दे देगा। उसके बाद वो स्पेशलिस्ट को रेफर करेगा। हमारी कंट्री में अगर जनरल प्रैक्टिशनर की बात करें, वो प्लेन सिंपल MBBS डॉक्टर रहेगा। जब हम इंटरनल मेडिसिन की बात करें, वो एक अपने आप में एक स्पेशलिटी है जिसमें सारी डिजीज आते हैं, जैसे मैंने मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइड, जेरेटिक मेडिसिन, और तो ये, और इन्फेक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, इन्फेक्शन, ट्रॉपिकल मेडिसिन, जो सारी की सारी एक स्पेशलिटी में आती है जिसका नाम है इंटरनल मेडिसिन। क्योंकि अगर आप देखो, आप इसके बाद सुपर स्पेशलिटी है। आप सुपर स्पेशलिस्ट क्या करेगा, या कोई एंडोक्रोनोलॉजिस्ट है, वो डायबिटीज का ट्रीटमेंट देगा, वो उसको साथ में इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट नहीं देगा। हार्ट वाला है, हार्ट का मेडिसिन देगा, और साथ में शुगर है उसको, साथ में BP है उसका मेडिसिन नहीं लिखेगा। तो बेसिकली ये है कि जो आपको सारी चीज़ों में एक स्पेशलिस्ट, जो ये सारे डिसऑर्डर्स को, जो सारे मल्टीपल डिसऑर्डर जो आमतौर एक लोगों में मिलते हैं, जो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स को हैंडल करता है, वो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। So internal medicine is a specialization which works with all the other specializations. Yes, which is, I'll say, the basic field, I'll say a very important field, which links all other medical specialists. आपके पास पहले बंदा medical आएगा, fields. फिर आप आगे बंदे को रेफर वो करोगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, सपोज हमें कोई हमने पेट, अगर हमें पेट का या फैटी लिवर का पेशेंट है, या गट हेल्थ की बात करें, गैस्ट्रो का पेशेंट है, हमने इंटरनल मेडिसिन ने इनिशियल मेडिकेशन दिया, उसको एंडोस्कोपी रिक्वायरमेंट है, उसको कोई इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको भेजेंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पास, जो उसकी एंडोस्कोपी करेगा। सिमिलरली कोई पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उसको अब हल्की सी किडनी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उसको और इवेंचुअली उसको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आई, जबकि तब वो रेफर होगा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली वो स्पेशल फील्ड्स हैं जो कि जब डिजीज एडवांस हो जाती है, जब हमें लगता है कि उसको सुपर स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तब उसको उस फील्ड में रेफर किया जाता है। राइट। नए ट्रीटमेंट्स इंडिया में कौन से आने वाले हैं सर? नए ट्रीटमेंट्स तो मेडिकल साइंस इज एन एवर चेंजिंग साइंस। आपको इसमें अपडेट रहना पड़ता है। अब हमने जो 25 साल पहले कुछ भी, आई सपोज किसी भी बीमारी के लिए पढ़ा होगा, डायबिटीज़ के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज, वो सब कुछ सेम रहता है। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, बिकॉज नई नई चीज़ें बहुत आ रही हैं। तो हम बात करते हैं अब डायबिटीज़ में ही बात कर लो आप। अब डायबिटीज़ में इंसुलिन की हम आपने पहले बात हमने चली थी, 1 वीक इंसुलिन आ रही है, इनहेल्ड इंसुलिन आ रही है, जो कि हमने नहीं देखी थी। अब डायबिटीज़ में कुछ मेडिसिन नहीं आई हैं, SGLT2 इनहिबिटर बात करो, या GLP-1 जो अब बात कर रहे थे हम, रिबल्सस की, या तो ये जो मेडिकेशन है सारी नई मेडिकेशन है जो हमने नहीं, या हमारी उस टाइम टेक्स्ट बुक्स में नहीं थी। तो इसी रीज़न से आपको एवरी 5 years हमें अपने आप को हमारा लाइसेंस रिन्यूअल करना पड़ता है। अच्छा, जस्ट लाइसेंस रिन्यूअल करना पड़ता है, ताकि ये इंश्योर करती है गवर्नमेंट कि आप अपने आप को अपडेट करें। तो बेसिकली डॉक्टर एक बार बन के ऐसा नहीं कि पढ़ाई छूट गई, आपको कंटिन्यूस ओवर द ईयर्स पढ़ना ही पड़ता है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, तो ही आप सक्सेसफुल कहलाओगे। अदरवाइज आप ओल्ड, तो मतलब पढ़ाई चलती रहेगी, पढ़ाई तो चलती रहेगी। एवरी 5 years you are assessed. Yes, every 5 years you are assessed whether you know the updates, you have attended the updates, you know, only then your license renewed for another 5 years. ये I think जो गवर्नमेंट लेके है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेसिकली है। ऑब्सोलीट नहीं होते आप, ऑब्सोलेट नहीं होते, अदरवाइज यू आर गॉन, बिकॉज देन यू डोंट नो द लेटेस्ट मेडिकेशन, आपको पता नहीं, लेटेस्ट रिसर्च आपको पता नहीं। अब रोबोटिक्स है, सर्जरी है, रोबोटिक्स कहाँ होती थी पहले, अब इंडिया में रोबोटिक्स है। AI अब इतनी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इसमें आ रही है। AI से रेटिना स्कैन के आपको नंबर ऑफ डिजीज बता सकते हैं वो, कि ये आपको डिजीज होंगी। तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में चल रही है, बिकॉज व्हेन this soft computer, the artificial intelligence or computers or software engineers, they are jumping into they are collaborating, I'll say, with the medical professional and taking the way forward. Endoscopic surgeries हैं, fine endoscopic surgeries हैं, तो and they are all which is new and which is latest, and जो सर्जिकल मेरे कोलीग्स हैं, आई थिंक सबको अपडेट रहना पड़ता है। अब रॉबर्ट आया था, इनफैक्ट रॉबर्ट हमारे हॉस्पिटल में जब रॉबर्ट आया, तो एवरी सर्जन हैज टू अंडरगो द ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग। रोबोट ट्रेनिंग इंडिया में स्टार्ट हो गई है? रोबोट सर्जरी, हाँ बिल्कुल स्टार्ट होगी, हमारे हॉस्पिटल में भी। आप तो बहुत हॉस्पिटल्स कर रहे हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। राइट। सो अभी रोड टू बीइंग अ डॉक्टर में अभी हम थोड़ा सा
बात कर रहे थे कि 5 साल बाद फिर से असेसमेंट देना पड़ता है, तो ये तो हो गया 5 साल का टेन्योर। जो उससे पहले डॉक्टर बनने का वो क्या प्रोसेस है? देखो, डॉक्टर बनने का बहुत लेंथी प्रोसेस है। सबसे पहले तो +2 तक की मीन्स 12th क्लास। आफ्टर दैट आपने एग्ज़ाम दिया तो आप MBBS में एडमिशन हुआ। जो कोर्स है आपका 5.5 साल का, 4.5 साल की MBBS है, 1 साल आपका इंटर्नशिप है। उसके बाद आप MD एंट्रेंस में बैठते हो। अब MD एंट्रेंस फिर आपका है नेक्स्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स की आपको MD या MS जो भी आप करोगे। उसके बाद आएगी आपकी सुपर स्पेशलाइजेशन फॉर अनदर 3 इयर्स, जिसको DM MCH बोलते हैं या रजिस्टरशिप बोलते हैं। तो मोटा मोटा आप लगा लो 11.5 ईयर्स में जब आपकी पढ़ाई बेसिक पढ़ाई ख़त्म होगी, जब आपको कोई डॉक्टर आपको जॉब मिलेगी। अब फिर जब जॉब मिलती है, ऑब्वियसली यू आर टू जूनियर इवन एट 18 Age प्लस of 30, 31. 31 यू आर टू जूनियर। तो आपको फिर किसी के साथ अटैच होना पड़ेगा, आपको जूनियर कंसल्टेंट की जॉब मिलेगी। उसके बाद जब तक आपका नाम होता है, यू आर ऑलमोस्ट टचिंग 40। तो डॉक्टर जब लोग जानना शुरू होते हैं कि यस, तो यू आर ऑलमोस्ट 40। एंड उसके बाद भी जैसे मैंने बताया, एवरी 5 years यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड टू, ताकि आप ऑब्सोलेट ना हो जाएं, ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स पुराने ना हो जाएं। तो वो सारी चीज़ें हैं। आई थिंक थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन यू हैव टू कीप ऑन मतलब स्टडिंग। किताबों से पीछा छूटता नहीं है कभी? किताबों से पीछा नहीं छूटता, पर यह कि आगे जा जाके आपकी जो स्टडीज़ हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो जाती हैं। यू लुक एट न्यू एडवांसेस, न्यू टेक्निक्स, Research based. जर्नल्स, रिसर्च बेस्ड हो जाती है कि, एंड फिर एक्सपीरियंस बेस्ड आल्सो, कि आपने केसेस जैसे कैसे देखे, कैसे हैंडल करे। तो एक्सपीरियंस आल्सो काउंट्स। तो एक्सपीरियंस, टाइम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव स्पेंट इन द प्रैक्टिस, प्लस ऑफ कोर्स द एकेडमिक्स। तो वो सारा कुछ कंबाइन होके फिर आपका जो पेशेंट देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी इम्प्रूव करता है So विद टाइम। once your education aspect was over, आपकी पहली जॉब कहाँ लगी थी? पहली जॉब मेरी लगी थी जब मैंने एजुकेशन अपनी MD ख़त्म करी, तो सबसे पहले आके मैंने यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 32 में रजिस्ट्रारशिप ज्वाइन करी थी, जो मैंने 1 साल के लिए करी। फिर मैं शिफ्ट हो गया PGI चंडीगढ़ में, जहाँ मैंने 3 साल की फिर रजिस्ट्रारशिप करी। उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली 2001 में मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली, बिकॉज ये अपकमिंग नया हॉस्पिटल था, तो फिर मैं इसमें ज्वाइन किया और अभी तक आई एम कंटिन्यू विद फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है सर एक डॉक्टर का? क्योंकि एक डॉक्टर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स, इन लोगों का थोड़ा वर्क लाइफ का थोड़ा सा इशू रहता है। हाउ डू यू मैनेज दैट? वर्क लाइफ बैलेंस इनिशियल ईयर्स में तो इट्स वेरी टफ, पर फिर भी आपको मैनेज करना पड़ता है इनिशियल ईयर्स में, बिकॉज यू हैव टू बी ऑन डे नाइट शिफ्ट्स विद योर अदर कोलीग्स। एंड अगर आपके मिसेस भी, योर स्पाउस इज ऑल्सो डॉक्टर, तो यू हैव टू कि एक somebody should be at home to take care of the kids। बच्चे भी तब छोटे होते हैं। तो आई थिंक इनिशियल ईयर्स फॉर डॉक्टर्स आर tough, but we were lucky because we were with parents, so we didn't have much of issue regarding raising our kids. So, and my spouse wife, she is into non-clinical, she is pathologist. तो उनका टाइमिंग्स जो डे टाइमिंग्स, तो घर आके भी डॉक्टरों वाली बात ही होती होगी माहौल सारा। हाँ नहीं, बट मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि आई डोंट, जो हॉस्पिटल में हुआ है, You don't bring that home. Don't bring that home. I think that's a healthy practice. Yes. So you don't bring that home, then you are comfortable. Yeah. Thank you so much, sir, for gracing our show. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. You're serving the humanity, and we have huge respect for doctors and people who are serving the people. Thank you so much once again, sir. Thank you, Anuruddh, for inviting me on this show. And I have seen your earlier shows also, and I think I hope your channel would be a great hit in coming times to come. Thank you so much, sir. Thank you. It's a pleasure and it's an honor. And God bless. Thank you. Thank you, sir. So दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट and it's a wrap for today. I hope इस पॉडकास्ट में आपको वैल्यू मिली होगी, because certainly मैंने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा regarding my own health. तो जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।